मॉडरेटर। देवियों और सज्जनों, नमस्कार और फिलिप कैपिटल पीसीजी डेस्क द्वारा आयोजित कैंटरबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड की Q2 FY25 और H1 FY25 आय सम्मेलन कॉल में आपका स्वागत है। मैनेजमेंट की ओर से आज हमारे साथ मिस्टर विजय बंसल, चेयरमैन MD, मिस्टर दीपक बंसल, होल टाइम डायरेक्टर, मिस्टर बसंत गोयल, होल टाइम डायरेक्टर, मिस्टर शिवेंद्र निगम, CFO और मिसेस पूनम चहल, CAs है। अब मैं सम्मेलन को मिस्टर विजय बंसल को उनके योगदान के लिए सौंपता हूं। विजय बंसल, कैंटरबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड की ओर से मैं कंपनी के Q2 और H1 FY25 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में सभी का स्वागत करता हूं। हमें FY25 की अच्छी शुरुआत की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है। हमारी कंपनी ने H1 FY25 में प्रभावशाली 15.5% वॉल्यूम ग्रोथ हासिल की है। हम फैशन अपैरल सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मैं तिमाही के लिए फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर अपडेट देने के लिए श्री शिवेंद्र निगम को कॉल सौंपता हूं। धन्यवाद। शिवेंद्र निगम। धन्यवाद सर। Q2 FY25 के लिए फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस हाइलाइट्स पर आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Q2 FY25 में 135.1 करोड़ की तुलना में 12% बढ़कर 151.2 करोड़ हो गया। Q2 FY25 के लिए EBITDA 29.6 करोड़ की तुलना में 34.6 करोड़ रहा। Q2 FY25 के लिए EBITDA मार्जिन 21.9% की तुलना में 22.8% रहा। Q2 FY25 के लिए पैट में 7.5 करोड़ की तुलना में 6.6 करोड़ रहा। Q2 FY25 के लिए पैट मार्जिन 4.3% रहा। H1 FY25 के लिए परफॉर्मेंस हाइलाइट्स। हमने H1 FY25 के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 246.9 करोड़ की तुलना में 13% बढ़कर 279.1 करोड़ हो गया है। H1 FY25 के लिए EBITDA 64 करोड़ की तुलना में 73.9 करोड़ रहा। H1 FY25 के लिए हमारा EBITDA मार्जिन 25.9 करोड़ की तुलना में 26.5 करोड़ रहा। H1 25 के लिए पैट में 19.8 करोड़ की तुलना में 18 करोड़ रहा। विस्तार के मोर्चे पर कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 23 स्टोर खोलकर अपनी स्टोर विस्तार रणनीति को गति दी। कंपनी 556 खुदरा स्टोर के माध्यम से परिचालन करती है, जिनमें से 425 कंपनी ओन वाले हैं और 135 फ्रेंचाइजी द्वारा संचालित है। हम अब 7 लाख वर्ग फीट खुदरा क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, जो 30 सितंबर 2024 तक हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करेंगे। धन्यवाद। मॉडरेटर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल रत्नत्रे से श्रृंजना मित्तल का है। श्रृंजना मित्तल, मेरे पास कुछ सवाल हैं। तो एक सवाल सैम स्टोर सेल्स ग्रोथ वृद्धि पर है। इस तिमाही के लिए हमारी रिपोर्ट की गई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ प्रस्तुति के अनुसार लगभग 3.48% है। तो सबसे पहले, क्या आप मुझे इसकी गणना को समझने में मदद कर सकते हैं? जैसे कि हम कैसे गणना करते हैं? क्योंकि हमने स्टोर ग्रोथ में लगभग 15% जोड़ा है और हमारी सेल्स ग्रोथ लगभग 12% है। लेकिन नए स्टोर, मुझे लगता है कि नए स्टोर को परिपक्व होने में समय लगेगा। तो सेम स्टोर बिक्री वृद्धि के लिए गणना कैसे की जाती है? विजय बंसल, सैम स्टोर सेल्स ग्रोथ के लिए हम सबसे पहले नए स्टोर को पूरी तरह से हटा देते हैं। फिर 2 तरह के स्टोर होते हैं। एक जो पिछले साल भी 12 महीने पूरी तरह से चला था और इस साल भी उसी अवधि के लिए। लेकिन जो स्टोर पिछले साल और इस साल के बीच में आए हैं, वे पूरे समय चल रहे हैं। इसलिए इस साल हम उस अवधि को कम कर रहे हैं जिसके लिए पिछले साल अतिरिक्त संचालन किया गया था। श्रृंजना मित्तल, शिवेंद्र जी, मैं जो पूछ रही हूं वह यह है कि मुझे यह आश्चर्यजनक क्यों लग रहा है, क्योंकि यदि यह -3% है तो इसका मतलब है कि पुराने स्टोर नहीं बढ़े हैं। पुराने स्टोर यानी पिछले साल खोले गए स्टोर। इसलिए जो वृद्धि हुई है वह कुल बिक्री में है।
जिसे हम लगभग 12% देखते हैं, जो पूरी तरह से नए स्टोर से स्टोर जोड़ने से हुई है। शिवेंद्र निगम, आप सही कह रहे हैं। जो भी एक्सपेंशन किया जा रहा है वह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहली तिमाही में बाजार परिदृश्य को देखते हुए यदि आपने देखा है कि वैल्यू में हम 1.3% पॉजिटिव हैं और वॉल्यूम ग्रोथ में 4% पॉजिटिव थी। इस तिमाही में भी वॉल्यूम अच्छी है, हम वॉल्यूम के मामले में सिर्फ 0.8% नेगेटिव है, तो इसे इसमें शामिल किया गया है। तो न्यू ग्रोथ नए स्टोर से आई है और तिमाही के लिए नेगेटिव 3% और कुल 6 महीने नेगेटिव 1.2% है। बस इतना ही। श्रींजना मित्तल, जब हम साल की शुरुआत में थे तो हमने सैम स्टोर सेल्स ग्रोथ में 4% से 5% का लक्ष्य रखा था। तो अब जबकि इस आधे साल में हम उससे कम रह गए हैं, हम साल के अंत को कैसे देखते हैं? जैसे कि क्या हम दूसरी छमाही में समान स्टोर बिक्री वृद्धि में कुछ सुधार देखते हैं, या यह इसी सीमा में होगी? विजय बंसल, बाजार परिदृश्य के साथ साथ साथियों को ध्यान में रखते हुए यदि हम उत्सव की अवधि को लें, जिसकी सभी को उम्मीद है और हम भी उनमें से एक है, इसलिए श्राद्ध के बाद की अवधि, श्राद्ध से ठीक दिवाली के दिन तक 28 दिन, हमने इन 28 दिनों में सैम स्टोर सेल्स ग्रोथ में बहुत अच्छी वृद्धि देखी है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं, हाँ, 1.34% नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हम अपने अनुमान को संशोधित नहीं कर रहे हैं कि हम वर्ष के लिए समग्रता के आधार पर 4% से 5% क्या कर रहे हैं। हाँ, हम समझते हैं कि 4% से 5% की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें शेष 6 महीनों के लिए 7% से 8% की वृद्धि की आवश्यकता है, और जो बहुत उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। शायद ±4% एक अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव वर्ष को पॉजिटिव नोट के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। संचालक, अगला प्रश्न प्रतीक कोठारी से है, जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। प्रतीक कोठार, अगर मैं साल दर साल तुलनात्मक रूप से देखूं तो क्या कोई विशेष कारण है एबिटा और पैट दोनों स्तरों पर मार्जिन में गिरावट का? क्या आप कोई विशेष कारण बता सकते हैं जिसके कारण मार्जिन में कमी आई है? शिवेंद्र निगम, तो हमारी पिछली टिप्पणी में भी हम लगातार कह रहे हैं कि हम अपने ग्रोस मार्जिन के प्रबंधन के मामले में कंपनी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए ग्रोस मार्जिन में भी इस तरफ सुधार हुआ है। हाँ, एक बार जब सैम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़ी दबाव में होती है तो कॉस्ट समान होती है, इसलिए यही कारण है कि एबिटा मार्जिन प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम है। तो यही मुख्य कारण है। साथ ही हम नया स्टोर खोल रहे हैं, इसलिए इसे परिपक्व होने में भी समय लगेगा। प्रतीक कोठार, पिछली कुछ तिमाहियों में हमने देखा है कि एसएसजी की वृद्धि सिंगल डिजिट में रही है। जाहिर है कि अच्छी मात्रा में वृद्धि हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि यह मुख्य रूप से नए स्टोर खुलने के कारण है। क्या यह सही कारण है, या आपको लगता है कि एसएसजी की वृद्धि इतनी मजबूत है कि यह उच्च एबिटा मार्जिन में योगदान दे सके? विजय बंसल, नहीं, पहले 6 महीनों में क्वांटिटी में 1% की वृद्धि हुई है और वैल्यू के हिसाब से इसमें 1.25% की कमी आई है। इसलिए क्वांटिटी का श्रेय केवल नए स्टोर खोलने को नहीं दिया जा सकता। पुराने स्टोर में वैल्यू और वैल्यू के हिसाब से वृद्धि हुई है, पिछले साल की पहली छमाही में वे बढ़े हैं। इसलिए अगली कुछ और 2 तिमाहियों के लिए हम वास्तव में आशान्वित हैं। प्रतीक कोठार, और इसलिए अंतिम प्रश्न आमतौर पर इन्वेंट्री साधनों पर है। क्या आपको लगता है कि इन्वेंट्री का स्तर वर्तमान स्तर पर जारी रहेगा, या तीसरी तिमाही में त्योहारों के कारण इन्वेंट्री का स्तर अलग होगा? जाहिर है, यह तीसरी तिमाही की बिक्री से संबंधित है। आप अगले 6 महीनों में इन्वेंट्री को कैसे देखते हैं? शिवेंद्र निगम, सही है। आपने 30 सितंबर की हमारी बैलेंस शीट देखी होगी। आपने देखा होगा कि इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मेरी सर्दियों की इन्वेंट्री अब जमा हो गई है। इसलिए इस बढ़ी हुई इन्वेंट्री में से पहली छमाही के लिए मेरा कैश फ्लो मुख्य रूप से इन्वेंट्री की ओर जाता है। आप कह सकते हैं कि मौजूदा आधार स्टोर में 2% की वृद्धि हुई है, इसलिए इसे ठीक किया जाएगा और इसे वर्ष के अंत में ठीक किया जाएगा। लेकिन कुल इन्वेंट्री दिन, जैसा कि हमें पहले भी बताया गया है,
लगभग 120 दिन बचे रहेंगे। संचालक, अगला प्रश्न विसारिया फैमिली ट्रस्ट के गिरिराज डागा का है। गिरिराज डागा, जब मैं इस तिमाही के आंकड़ों को देखता हूं तो हमारे ग्रोस मार्जिन विस्तार में लगभग 200 से 300 आधार अंक की वृद्धि हुई थी और पहली छमाही में भी हमारे ग्रोस मार्जिन में लगभग 240 अंक की वृद्धि हुई थी। तो पहला सवाल यह है कि जब मैं आपके वॉल्यूम के अनुसार रियलाइजेशन को देखता हूं तो रियलाइजेशन वास्तव में कम हो गई है। तो इस ग्रोस मार्जिन विस्तार को क्या चला रहा है? विजय बंसल, तो ग्रोस मार्जिन विस्तार मुख्य रूप से कीमतों में कुछ सुधार के आधार पर बढ़ा है। पहले यह नीचे चला गया था, इसलिए हमने कीमतों में सुधार को लिया है, इसलिए मुख्य रूप से ग्रोस मार्जिन का विस्तार हुआ है और साथ ही पहली तिमाही में वॉल्यूम भी पॉजिटिव पक्ष पर है और दूसरी तरफ बहुत मामूली रूप से माइनस है, इसलिए मुख्य रूप से प्राइसिंग साइड पर ग्रोस मार्जिन बढ़ा है। गिरिराज डागा, जब आप कहते हैं कि आपका टोटल रेवेन्यू कम हुआ है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम में थोड़ी कमी आई है ना? विजय बंसल, ठीक है, प्रतिशत तो वॉल्यूम पॉजिटिव साइड पर नहीं है। अगर आप कहते हैं कि 6 महीने के लिए मेरी कुल बिक्री कम हुई है नेगेटिव 1.3%, हालांकि मेरा वॉल्यूम पॉजिटिव 1.03% है। गिरिराज प्रेशा, रियलाइजेशन नीचे होना चाहिए। विजय बंसल, औसत बिक्री मूल्य में कमी आने के कारण यहां प्राप्ति कम हुई है। हमने कच्चे माल की दुकान में सुधार का लाभ ग्राहकों को दिया है। हमारे ग्रोस मार्जिन में वृद्धि हुई है क्योंकि हमारे पास मार्कअप है, हमने वृद्धि की है। इसलिए हमने अपने द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों के मार्कअप में संशोधन किया है। गिरिराज डागा, मैं संख्या बताने से चूक गया। आप स्टोर विस्तार के बारे में पहले की सोच पर ही चल रहे हैं, लगभग 80 या 200 स्टोर जोड़ने के बारे में, है ना? विजय बंसल, हाँ, हमारा भी यही लक्ष्य है। इसलिए इस साल 80 से 85 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य है। हालांकि Q1, Q2 में कुछ कम संख्या में स्टोर खोले गए हैं, लेकिन Q3 अक्टूबर में हमने केवल 10 स्टोर खोले हैं और नवंबर और दिसंबर में भी हम इसी तरह के स्टोर खोल रहे हैं। इसलिए Q1 और Q2 में जो कमी रह गई है उसे Q3 में पूरा कर लिया जाएगा। गिरिराज डागा, और कुल पू क्या है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि दूसरे पूर्ण वर्ष का केपेक्स क्या था? शिवेंद्र निगम, तो वही केपेक्स लगभग 1700 से 1800 पर स्क्वायर फीट है और Q1 भी है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा H1 स्टोर खोलने में होगा जो औसतन 1650 का है। तो तदनुसार हम 70 से 80 स्टोर खोल रहे हैं। तो इस आधार पर हम स्टोर विस्तार के लिए केपेक्स के संदर्भ में लगभग 20 से 35 करोड़ ले सकते हैं। मौजूदा सुविधा जो हम अपने वेयरहाउसिंग के लिए बना रहे हैं उसके लिए भी केपेक्स की आवश्यकता है। गिरिराज डागा, लेकिन केवल पहली छमाही में ही हमने लगभग 21 करोड़ रुपए का केपेक्स किया था, है ना? शिवेंद्र निगम, इसमें आदर्श रूप से 20 करोड़ से 25 करोड़ क्षमता विस्तार के लिए है, एक स्टोर विस्तार के लिए है, और हमारे पास जो वेयरहाउसिंग सुविधा सह ऑफिस फैसिलिटी है वह शायद इस वित्तीय वर्ष तक बंद हो जाएगी। इसलिए अधिकांश केपेक्स भी वहीं जा रहा है जो इस वित्तीय वर्ष तक समाप्त हो जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत तक या अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अतः इस वर्ष केपेक्स संभवतः लगभग 40 करोड़ रुपए होगा, और सब कुछ केवल इंटरनल एक्यूरेल से। संचालक, अगला प्रश्न प्रतीक कोठारी से है, जो एक व्यक्तिगत निवेशक है। प्रतीक कोठार, तो बस कुछ अनुवर्ती प्रश्न। मूल रूप से आपने तिमाही में लगभग 14% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी है, जबकि समग्र वैल्यू ग्रोथ केवल 12% थी। मैं बस इस तरह से सहसंबंध बनाना चाहता था कि क्या कोई कैटेगरी परिवर्तन था जिससे बेहतर मांग देखी गई, जो वैल्यू में कम था, या क्या यह था कि आपने कीमतें कम कर दी थीं? ऐसा क्या है जिसके कारण पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में वैल्यू में गिरावट आई है? विजय बंसल, तो अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ में 15% की वृद्धि हुई है तो नए स्टोर्स का बड़ा योगदान रहा है। तो
हमारे एक्सेसरीज का योगदान लगभग 5% है और बाकी गारमेंट्स का योगदान 95% है। तो वही अनुपात जो हम पहले रखते थे, यह एक्सेसरीज के जुड़ने की वजह से नहीं है। यह उसी तरह है जिसकी वजह से क्वांटिटी में वृद्धि हुई है। प्रतीक कोठार। तो क्या यह मान लेना उचित है कि एक्सेसरीज की मांग उस सीमा तक नहीं बढ़ी है जिसकी आप दुकानों से अपेक्षा कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हम अभी भी यह मानते हैं कि अपैरल क्षेत्र आगे भी हमारी बिक्री में एक बड़ा योगदान देगा? विजय बंसल। पहले भी हम उम्मीद कर रहे थे कि एक्सेसरीज इस रेंज में ही होंगी, लगभग 6% या शायद 7% ही, और यह उसी रेंज में आ रही है। इसलिए हमने कुल बिक्री में एक्सेसरीज के योगदान को कभी भी ज्यादा नहीं आंका। इसलिए भविष्य में योगदान कुछ इस तरह ही होगा। प्रतीक कोठार। और रेवेन्यूज से संबंधित एक बिंदु यह था कि मैं वर्ष के लिए गाइडेंस की पुनः पुष्टि करना चाहता था और प्रॉफिटेबिलिटी के संदर्भ में क्या हम रेवेन्यूज लक्ष्य और प्रॉफिटेबिलिटी पर खरे उतरते हैं जैसा कि हमने पहले उद्धृत किया था? शिवेंद्र निगम। हाँ, हमने किसी भी लक्ष्य में संशोधन नहीं किया है और हमें उन संख्याओं को प्राप्त करने का पूरा भरोसा है। इसलिए इस वर्ष लगभग 15%, 17%, 18% रेवेन्यू ग्रोथ हुई होगी। एबिटा मार्जिन दिसंबर तक 26% से 27% के बीच होना चाहिए और मार्जिन 55% को बनाए रखते हुए लगभग 10% पैट संख्या होनी चाहिए। प्रतीक कोठार। और स्टोर के आकार के विकास के संदर्भ में जाहिर है कि हमने सुना है कि मूल रूप से आप आकार और सभी के संदर्भ में बड़े पॉकेट स्टोर में जा रहे हैं। वे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? इस तरह के स्टोर से आपको क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? विजय बंसल। नया स्टोर खोलकर हमें जो अनुभव मिला है, हमें लगता है कि यह एक अच्छा विचार है और हम वास्तव में सफल रहे हैं जहां हमने बड़े स्टोर खोले हैं, और यहां तक कि बड़े स्टोर की रिटेल कॉस्ट भी छोटे स्टोर की तुलना में कम है अगर उनका एबिटा मार्जिन बड़े स्टोर से बेहतर है। इसलिए हम भविष्य में केवल बड़े स्टोर ही खोलेंगे। प्रतीक कोठार। तो एबिटा के मोर्चे पर आप शायद बढ़ोतरी देखेंगे। क्या आप जो कह रहे हैं वह बड़े स्टोरों में वृद्धि के कारण है? शिवेंद्र निगम। हाँ, कंपनी स्तर पर। प्रतीक कोठार। और आज बड़े स्टोरों की संख्या का क्या मतलब होगा, और अगर मैं उस संख्या को परिप्रेक्ष्य में रखूं तो कितने बड़े स्टोर पहले से ही चालू हो चुके होंगे? विजय बंसल। हमारे पास 20 फैमिली स्टोर्स हैं। तो ये बड़े स्टोर हैं। जैसा कि हमने बताया, हमारे पास 30% स्टोर महिलाओं के हैं और हमारे 45% स्टोर सिर्फ पुरुषों के कपड़ों के हैं और 5% स्टोर महिलाओं और बच्चों के हैं। तो आप कह सकते हैं कि 20 सबसे बड़े स्टोर हैं। प्रतीक कोठार। और आखिरी सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच के विभाजन पर था। जाहिर है कि पिछली कॉल में आपने अपनी डिजिटल पैठ और बाकी सब पर प्रकाश डाला है। क्या आप ऑनलाइन पैठ के मामले में भी कोई उछाल देख रहे हैं? विभाजन क्या होगा? शिवेंद्र निगम। तो अब तक का समग्र गाइडेंस वर्ष के लिए समान है, लेकिन वाय आधार पर तिमाही दर तिमाही भी वृद्धि है। पिछले साल हमने इसमें से Q2 में लगभग 6.5 करोड़, कुल राजस्व 135 करोड़ में से अर्जित किया था। इस साल 152 करोड़ में से लगभग 10 करोड़ पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। संचालक। अगला प्रश्न अमन नामक एक व्यक्तिगत निवेशक का है। अमन, मेरा सवाल यह है कि अगर हम संगठित खुदरा क्षेत्र को देखें तो फास्ट फैशन कई प्रतिस्पर्धियों के लिए विकास का इंजन है। क्या हमारे मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो में फास्ट फैशन जैसे उत्पादों का कोई घटक है, या क्या हम भविष्य में अपने स्टोर में इस तरह के उत्पादों को शामिल करने की सोच रहे हैं? विजय बंसल। हाँ, हम अपने कलेक्शन में फास्ट फैशन के उत्पाद जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इसलिए हम अपने कलेक्शन का 25% हिस्सा फास्ट फैशन की श्रेणी में रखने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ब्रांड का ज्यादातर हिस्सा बेसिक फैशन, मिनिमलिस्टिक फैशन के बारे में है। इसलिए हम ब्रांड के डीएनए को पूरी तरह से नहीं बदल सकते। संचालक। अगला प्रश्न फिलिप कैपिटल से अमन विश्वकर्मा का है। अमन विश्वकर्म, मेरा एक सवाल था स्टोर जोड़ने के बारे में। तो
आपने अगले कुछ सालों के लिए हर साल 80 से 90 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है। तो हम टियर 3 या टियर 4 या टियर 2 में किन क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं? विजय बंसल। तो हम तीनों श्रेणियों टियर 2 और 3 पर मौजूद हैं। तो 20% स्टोर टियर शहर में हैं, 40% टियर और 40% टियर शहरों में हैं, और टियर और 3 शहरों में रिटेल कॉस्ट कम है। इसलिए हम टियर और 3 शहरों में जा रहे हैं और कंपनी का टियर 3 शहरों में अच्छा ट्रैक्शन है और इन शहरों में अच्छी ब्रांड जागरूकता है। अमन विश्वकर्म। तो दोनों के बीच राजस्व हिस्सेदारी क्या होगी, लेडीज वेयर और मेंस वेयर, शायद कुछ वर्षों बाद? आप इसे कैसे देखते हैं? विजय बंसल। तो अभी हमारे पास 83% मेंसवियर, 10% लेडीज वियर और 5% एक्सेसरीज हैं और बाकी किड्स वियर है। लेकिन भविष्य में हम देखते हैं कि लेडीज वियर कंपोनेंट में 12% से 13% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। संचालक, अगला प्रश्न फिलिप कैपिटल से धीरल शाह का है। धीरल शाह, बस यह जानना चाहता था कि P&L पक्ष में डिप्रिशिएशन का क्या कारण है, चूंकि हमने H1 में ज्यादा स्टोर नहीं खोले हैं, और आगे चलकर रन रेट क्या होगा? शिवेंद्र निगम। तो पिछले 1.5 साल से हमने करीब 90 स्टोर खोले हैं, करीब 100 स्टोर, और उनमें से 90 कंपनी ओन स्टोर है। और अब चूंकि स्टोर का आकार 1600 स्क्वायर फीट है, इसलिए इसका डिप्रिशिएशन बढ़ गया है। जाहिर है केपेक्स ज्यादा है। जितना ज्यादा केपेक्स होगा उतना ही ज्यादा डिप्रिशिएशन होगा। सभी लीज रेंटल को बदल दिया गया है। इसलिए हम जितने बड़े स्टोर खोलेंगे और साथ ही कंपनी के स्वा कंपनी ओन स्टोर्स भी खोलेंगे, डिप्रिशिएशन और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। धीरल शाह, आने वाले वर्षों में, मान लीजिए अगले 2 वर्षों में, क्या आप इसे डबल डिजिट तक ले जाने की योजना बना रहे हैं? विजय बंसल। तो हाँ, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं, हम वित्त वर्ष 27 तक कंपनी को 1000 करोड़ रेवेन्यू वाली कंपनी बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। इसलिए महिलाओं और बच्चों की कैटेगरी का योगदान बढ़ेगा। इसलिए महिलाओं की कैटेगरी 15% से 20% के बीच होनी चाहिए और बच्चों की कैटेगरी में हम 6% से 7% की उम्मीद कर रहे हैं। धीरल शाह, खास तौर पर महिला कैटेगरी में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमारी रणनीति क्या होगी? क्या हम वहां कुछ नए उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं ताकि हिस्सेदारी में सुधार हो, या फिर हमारे द्वारा प्रबंधित स्टोर में उनका योगदान बढ़े? विजय बंसल। इसलिए हम महिलाओं और बच्चों के लिए नए विशेष स्टोर जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम कुल बिक्री में महिलाओं और बच्चों का योगदान बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। धीरल शाह, जब एवरेज सेलिंग प्राइस की बात आती है तो विभिन्न कैटेगरी के बीच क्या अंतर होगा? मान लीजिए कि मेंसवेयर, किड्सवेयर, वुमेन्सवेयर और एक्सेसरीज उपकरण समान रेंज में रहेंगे। विजय बंसल। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए एवरेज सेलिंग प्राइस कमोबेश एक जैसा ही है, लेकिन हाँ, किड्सवेयर में यह थोड़ा कम है और एक्सेसरीज में और भी कम है। धीरल शाह, बस एक आखिरी सवाल, अगले 2 से 3 वर्षों में हमारे एबिटा मार्जिन के संदर्भ में क्या वर्तमान सीमा से आगे कोई सुधार की गुंजाइश है, या शायद यह आगे भी ऐसा ही रहेगा? शिवेंद्र निगम। हमने अपना उच्च बेंचमार्क निर्धारित किया है, इसलिए वित्त वर्ष 23 में हमने जो भी संख्याएं हासिल की हैं, जब हम 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम उस संख्या पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अब 26% से 27% एबिटा मार्जिन है। आने वाले वर्षों में यह 28% से 30% तक जा सकता है। धीरल शाह, मैं पूछ सकता हूं कि आगे चलकर मार्जिन को 28% से 30% तक ले जाने का क्या कारण होगा? शिवेंद्र निगम। तो हम सम स्टोर सेल्स ग्रोथ में 4% से 5% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जो पिछले साल स्पष्ट रूप से नहीं थी, और इस साल हम योगदान विभाजन के कारण अधिक हैं। हम अपने ग्रोस मार्जिन को बढ़ा रहे हैं। तो यह एबिटा मार्जिन अब तक 2% से 3% होगा। संचालक, अगला प्रश्न इक्विरस पीएमए से मीत राज का है। मीत राज, पहला सवाल फिर से फास्ट फैशन से जुड़ा है। तो मूल रूप से इस कैटेगरी के लिए लॉन्च टाइमलाइन क्या है?
इससे जुड़ा सवाल यह है कि हम कितने स्टोर में फास्ट फैशन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। क्या यह केवल फैमिली स्टोर में होगा या अन्य स्टोर में भी होगा? विजय बंसल। तो जैसे हम अपने मौजूदा कलेक्शन को मॉडरेट करेंगे, इसलिए यह हर स्टोर पर जाएगा। और इसलिए हम नए एसक्यू को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि यह पुराने कलेक्शन को फास्ट फैशन कलेक्शन में बदलने जैसा होगा। इसलिए यह इन सभी स्टोर में उपलब्ध होगा। मीत राज। दूसरा सवाल आपके वित्त वर्ष 27 के रेवेन्यू के संदर्भ में है, जब आप 1000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू और 29% से 30% के करीब के उच्च एबिटा मार्जिन के बारे में कहते हैं। तो क्या हम अभी भी वित्त वर्ष 27 में 120 से 125 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के अपने पहले के गाइडेंस को बनाए रखते हैं? शिवेंद्र निगम। परसेंटेज तो होगा ही, जैसा कि मैंने बताया कि हम अभी 10% तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पैट मार्जिन के मामले में हमेशा 10% से 11%, 12% और 26 से 27 के संदर्भ में दिखाया जाता है। हम अभी डिलीवर कर रहे हैं। आगे बढ़ने का समय 1% से 2% की बढ़त का होगा। संचालक, धन्यवाद। चूंकि प्रतिभागियों की ओर से कोई और प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं सम्मेलन को मैनेजमेंट को सौंपना चाहूंगा।